नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। बड़ी खबर के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके साथ। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के सतीश सिकरवार जीत गए हैं। मुंगावली से बीजेपी के बृजेंद्र सिंह यादव जीत गए हैं चुनाव। विजयपुर से कांग्रेस के राम निवास रावत भी जीत गए। पेटलावद में बीजेपी की निर्मला भूरिया जीती। पवई से बीजेपी के प्रहलाद लोधी चुनाव जीत गए। कांग्रेस के मुकेश नायक को हराया है। बड़े नेता हैं कांग्रेस के, पूर्व मंत्री रहे हैं, पवई से चुनाव हार गए। बंडा विधानसभा से बीजेपी के बीरेंद्र सिंह लोधी चुनाव जीत गए। अमरवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश शाह चुनाव जीत गए। महगांव से बीजेपी के राकेश शुक्ला 21,839 वोटों से जीते हैं। केवलारी से कांग्रेस के रजनीश ठाकुर जीत गए। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के सतीश सिकरवार जीते हैं। बीजेपी से कांग्रेस में गए थे। जब सिंधिया ने दल बदलकर कांग्रेस की सत्ता छीन ली थी, तब सतीश सिकरवार बीजेपी से कांग्रेस में चले गए थे, उपचुनाव जीते थे। ग्वालियर में उनकी धर्मपत्नी महापौर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र जैन, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास मौजूद है हमारे साथ बीजेपी से। आपसे परमिंदर कौर हैं और हमारे साथी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, खबर ग्वालियर से कहा जा रहा था इस बार कि सतीश सिकरवार शिकस्त मिलेगी उनको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, बीजेपी ने जिन पर दाव लगाया था, माया सिंह पिछली बार चुनाव हार गई थी और उसके बाद से पूरे समय सक्रिय नहीं हुई थी। उपचुनाव के समय भी सतीश सिकरवार ने जब बीजेपी का छोड़ कांग्रेस का दामन थामा और चुनाव जीते तो उसके बाद भी सक्रियता उनकी उतनी दिखाई नहीं दी थी। और कहा जा रहा था कि शायद मुन्ना लाल गोयल को पार्टी एक बार फिर से टिकट दे सकती है, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर माया सिंह पर भरोसा जताया, जिसका खामियाजा मुझे लगता है बीजेपी को उठाना पड़ा है। क्योंकि जब आप लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय नहीं थे, दूसरे सतीश सिकरवार पार्षद भी रहे उस क्षेत्र से, लगातार सक्रिय थे, बीजेपी से चुनाव जरूर हार गए थे लेकिन वो फिर लगातार जुटे रहे। 2020 में हमने देखा उपचुनाव जीते, उसके बाद उनकी पत्नी ने बीजेपी के अवैध गढ़ में सेंध लगाई, जो 55 साल बाद बीजेपी वहाँ से चुनाव हारी महापौर का। और उसके बाद जाहिर सी बात है, चूँकि पत्नी महापौर है तो क्षेत्र में सर्वाधिक कामकाज उन्होंने अपने क्षेत्र में ही कराए होंगे। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि सतीश सिकरवार के साथ गई हैं। दूसरा, जो बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो काडर वाले माने जाते थे और जो कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस के रहने से नाराज थे, उन्होंने उपचुनाव में भी सतीश सिकरवार के साथ काम किया और इस बार भी उन्होंने मुझे लगता है कि सतीश सिकरवार के साथ दिया, जिसका नतीजा हम ये परिणाम देख रहे हैं। हालांकि सुबह के दौर में हम देख रहे थे कुछ समय वो पीछे चल रहे थे, बाद में लगातार उन्होंने जब एक बार लीड हासिल करना शुरू की तो फिर वो लगातार जीत हासिल करने के बाद ही रुके। लेकिन विजयपुर से भी जो खबर आई, रामनिवास रावत की, कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, सिंधिया के साथ कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में नहीं गए थे, शायद निर्णय सही था उनका। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा था, देखिए 2 बार उसके बाद चुनाव हारे हैं। एक बार इसके बाद हमने देखा था वो लोकसभा का चुनाव भी पार्टी ने उनको दिया था, इसके बाद भी हार गए थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, उन्होंने भी लगातार वो मैदान में सक्रिय रहे और उसका फ़ायदा मुझे लगता है उनको लगा। मुझे लगता है रविंद्र जी ज़्यादा इस बारे में बेहतर बता पाएंगे। जी रविंद्र। हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं, सतीश सिकरवार का जो परिवार है वो ओरिजिनली कांग्रेस का परिवार नहीं है। उनके पिताजी जनता दल से थे और सतीश सिकरवार ने भारतीय जनता युवा मोर्चे में काम किया विश्वास सारंग के साथ। और बताऊं कि उनका टिकट कटा था, इसलिए वो गुस्से में उपचुनाव में उतरे थे वो। और इसके बाद उनके जो छोटे भाई और उनके पिता दोनों सुमावली से बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। तो ये नीटू सत्य प्रकाश सिकरवार और ये दो, तो आप ये मान के चले कि सतीश सिकरवार के रूप में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को एक लीडर जरूर मिल गया है, क्योंकि वहां पर कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं था। ग्वालियर में कांग्रेस के पास में एक अच्छा नेता मिल गया है। और फाइनेंस के मामले में भी मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा व्यक्ति है जो लगातार कांग्रेस की मदद कर सकते हैं, दोनों तरफ से, कार्यकर्ता के रूप में भी, नेतृत्व के रूप
कहा था जब वो पिछले विधानसभा चुनाव कि सतीश सिकरवार के रूप में एक बड़ा लीडर मिल गया। और आप संयोग देखिए कि उस संभाग में कितने सारे जिस तरह से वो सिंधिया के पैर पड़ रहे थे तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है वो बीजेपी में वापसी कर ले। देखिए सिंधिया जी के पैर पड़ना वो उसके संस्कार हैं, आपको पता नहीं है। ये मनोज वर्मा जी वहाँ एडिटर रहे हैं ग्वालियर में। सतीश सिकरवार दिन भर में 500 लोगों के पैर पड़ते हैं। उनकी उम्र से बड़ा कोई भी व्यक्ति उनको मिल जाए, चाहे वो किसी समाज का जाति का हो, वे तत्काल उसके पैर पड़ते हैं। ये उनके स्वभाव में है, उनके संस्कार में है। रहते हो काफी लोकप्रिय, लगातार वो सक्रिय रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं ब्रजेश जी, अब वहां यह स्थिति है कि आप एक फोन पर कर दीजिए और किसी के यहाँ वो शादी में जाए ना जाए, यदि किसी का पता चल जाए कि बीमारी है या किसी के अगर निधन हो गया है तो सतीश सिकरवार सबसे पहले आगे बैठे मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मतलब कारण है जिसकी वजह से सतीश सिकरवार की लोकप्रियता वहां बहुत बड़ी है। और मैं यदि ये कहूं कि उन्होंने लोकप्रियता के मामले में अपने पिता गजराज सिंह सिकरवार को भी पीछे आपके पास एक बड़ी खबर आ गई है। हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के रामकिशोर दोगने ने उन्हें शिकस्त दी है। 872 मतों से कमल पटेल को हराया है। कृषि मंत्री कमल पटेल चुनाव हार गए हैं। हाल ही में उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर धमकाने का केस दर्ज हुआ है। शिवराज कैबिनेट के एक और मंत्री चुनाव हार गए। अब दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए हैं। भाजपा के राजेश अग्रवाल ने सिंहदेव को हराया है। 122 वोटों से टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए। डिप्टी सीएम थे। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था इस बार सीएम नहीं बना तो संन्यास ले लूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये दो बड़ी खबरें थी, हरदा से कमल पटेल और छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव। दोनों बड़े नाम हैं। एक सीएम रेस में थे और दूसरे धुरंधर नेता थे। जब सत्ता पलट हुआ तो मंत्री बनने वालों में पहला नंबर उनका था। जो पहले 5 मंत्री बने थे उनमें कमल पटेल जी का नाम शामिल था और उनको छिंदवाड़ा का प्रभारी भी बनाया था बीजेपी ने। फिर क्या वजह है? पिछली बार भी, इससे पहले भी हार चुके हैं हालांकि वो, लेकिन जो पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या वो आड़े आ गई? वो भी आ गई। और मुझे लगता है कि शायद ये हार का अंतर ब्रजेश जी और बड़ा होता अगर कि ये लाडली बहना का वोट जो बीजेपी को मिला है एक्स्ट्रा, नहीं तो मुझे लगता है अंतर शायद कई हजार में जाता। जी मैं आपको एक जानकारी दे दूं दर्शकों को, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि कमल पटेल जी कक्षा 6 में पढ़ते तब उनके एक सहपाठी थे सुरेंद्र जैन, और इन दोनों ने साथ में राजनीति की। दोनों एक दूसरे के राजदार हैं और दोनों एक दूसरे को चुनाव जिताने की कोशिश किया करते थे। सुरेंद्र जैन वहां नगर पालिका का चुनाव जीतते रहे 3 बार, उनकी पत्नी और वो लगातार मेहनत करके कमल पटेल को चुनाव जिताया करते थे। ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। लेकिन इस बार दुर्भाग्य से इन दोनों के बीच में खटास आ गई। कमल पटेल के बेटे सुदीप ने यह लिख दिया था कि सुरेंद्र जैन के खून में गद्दारी है, और इस बात को सुरेंद्र जैन सहन नहीं कर पाए। उन्हें रोते रोते फूट फूट के रोए थे और भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी। द्विवेदी भी जुड़ गए। द्विवेदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो व्यास जी जी, आपके मंत्री 1 दर्जन मंत्री पीछे चल रहे हैं। 3 से 4 मंत्री कमल पटेल सहित हार गए। मतलब एंटी इनकम्बेंसी मंत्रियों के खिलाफ थी, सरकार के खिलाफ नहीं, शिवराज के खिलाफ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन निष्ठ पार्टी है और हमारे यहाँ का तो कार्यकर्ता हमेशा सीखने की दृष्टि से कार्य करता है। और अटल जी और मंत्री ज्यादा सीख गए लगता है। अटल जी की उस बात को चरितार्थ करता है कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। आप देखिएगा 5 साल हारने के पश्चात भी कमल पटेल जी नितांत, इसके पहले भी जब वो एक बार चुनाव हारे थे, नितांत जनता के मध्य में जनता के लिए कार्य करते रहे थे। और वहां पर एक समाज का पनपने नहीं देते ना, एक समाज का बहुत बड़ा वोट है। एक समाज का बहुत बड़ा वोट है। निश्चित रूप से वहां समाज की राजनीति ज्यादा हावी है। और बाकी जो सीटें मध्य प्रदेश में आई है वो आपके सामने ही है। और हम लोग तो पिछले 6 माह से ही बोले जा रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी। और मैंने शायद आपके चैनल पर बैठकर पिछली डिबेट में 130 से 140 सीटों का आकलन स्वयं लगाया था। जी, बोलना अलग बात है, आकलन करना, महसूस करना अलग बात है। यही वजह है कि लाडली बहना योजना ले आया, आप जितनी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। कहीं ना कहीं डर तो आपको भी सता रहा था ना। जितनी सीटें मिली उतनी तो शिवराज जी भी नहीं कह रहे थे, वो भी 140 के लिए कॉन्फिडेंट थे। बस देखिए, कार्य करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट्स देना जनता के हाथ में। तो हमने अपना कार्य पूरी निष्ठा से करा है और जनता ने अपने रिजल्ट्स पूरी निष्ठा से दिया है। तो ये हम दोनों के मध्य की निष्ठा है, जनता की निष्ठा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्ठा। और निश्चित रूप से जो प्रचंड बहुमत और प्रचंड जीत की तरफ हम अग्रसर है, ये हमारी निष्ठा का परिणाम है। और जो आंकड़े दिख रहे हैं आपको, ये जनता की निष्ठा का परिणाम है। चलिए, जनता की निष्ठा का परिणाम है या आपकी मेहनत का, बहरहाल जीत जीत होती, चाहे 1 वोट से हो या 10 वोट से। परमिंदर जी, लग रहा था कि कहीं ना कहीं बिंद के रास्ते मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी प्रवेश कर जाएगी, लेकिन झाड़ू कांग्रेस पर चली, आम आदमी पार्टी भी झाड़ू नहीं चला पाई या एक भी सीट नहीं ले पाई। आवाज नहीं आ रही, आप आपकी अनम्यूट कर आवाज लीजिए। बंद है, वहीं से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, मैं नतीजे काफी जैसे एक्सपेक्टेशन थी, हम सोच रहे थे कि आवाज ठीक से नहीं आ रही। लगता है कुछ तकनीकी खामी है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक, द्विवेदी जी, मध्य प्रदेश में तमाम एग्जिट पोल धरे रह गए, पूर्वानुमान धरे रह गए, बीजेपी को भी शायद इतनी उम्मीद नहीं रही होगी। यही वजह है कि सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। लेकिन ये चमत्कार क्या है, राजनीतिक दल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जनता की नब्ज नहीं पहचान पा रहे हैं या पकड़ नहीं पा रहे हैं। अंडर करंट क्या था? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर ये बहुत ही अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिले हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस ने चुनाव तो मजबूती से लड़ा है, लेकिन धरातल पर जो उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में जो उन्होंने बताया था और जिस प्रकार से मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था, लेकिन वे जनता तक वहां पर नहीं पहुंच पाए और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उनको वहां पर मुझे लगता है भुगतना पड़ा। दूसरी ओर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं तो जिस प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और जो अन्य योजना मध्य प्रदेश सरकार में लगातार चल रही है और जिस प्रकार से अभूतपूर्व विकास मध्य प्रदेश में हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, इसको लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने लगातार रैलियां की हैं और 100 से ज्यादा रैलियां उन्होंने मध्य प्रदेश में इस चुनाव के कैंपेन में करी, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस यहां पर पीछे रह गई और वह जनता तक पहुंच नहीं पाई और उसने अपनी योजना जो वो ला सकती थी उसके बारे में वह बता नहीं पाई। जी ठीक है, चलिए पहले सुन लेते हैं कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार है, हार मान लिए कमलनाथ जी ने। आज विरोधी दल के नाते हम अपने कर्तव्य पर डटे रहेंगे। मैं भाजपा को जीत की बधाई देता हूं। कमलनाथ ने हार स्वीकार कर लिए। चलिए क्या कह रहे हैं कमलनाथ, खुद सुन लीजिए। जो हमारा कर्तव्य है हम उस कर्तव्य पर डटे हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी, मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। सरकार बनेगी, हम उन्हें बधाई देंगे। नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मैं जनसेवक हूं, मैं अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा करूंगा, कह रहे हैं अशोक गहलोत। सुनिए क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत का बयान आया है, जनता का जो फैसला होगा हम स्वीकार करेंगे। जो नई सरकार बनेगी हम उन्हें बधाई देंगे। जो नतीजे आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। मैं जनसेवक हूं, मैं अंतिम सांस तक
प्रदेशवासियों की सेवा करूंगा। कल तक कहते थे मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत। और जो मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है, लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विथ ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून में ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले। नतीजे चौंकाने वाले हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं। इससे पहले आपने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सुना था। रविंद्र जी, कमलनाथ जी ने भी हार स्वीकार कर ली है। ये हार जो कांग्रेस की है या खुद कमलनाथ की? क्योंकि एक तरफा एकमात्र लीडर थे कमलनाथ, पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश की उनके हिसाब से काम कर रही थी, केंद्रीय आलाकमान भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। तो इस हार को कमलनाथ की हार कहें या कांग्रेस की? देखिए, जब जीत कमलनाथ की होगी तो हमें हार भी कमलनाथ की ही मानना पड़ेगी। और ये तय है कि इस बार सारे सूत्र लगभग कमलनाथ जी के हाथ में थे। पार्टी हाईकमान ने पूरा फ्री हैंड कमलनाथ जी को दिया हुआ था। यदि यहाँ ये हालत हुई है तो आप मान के चलिए कि ये कमलनाथ जी की व्यक्तिगत हार होगी। और अब कांग्रेस को पुनर्विचार करना पड़ेगा, जिस तरह से क्षेत्रीय छत्रपों को हाशिए पर डाला था। देखिए, पुनर्विचार नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ में बड़ा गंभीर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उनने जो नया नेतृत्व राहुल गांधी ने यहाँ जो दिया था, चाहे वो कुणाल के रूप में दिया हो या जीतू पटवारी के रूप में दिया हो, ये लोग सब चुनाव हार गए हैं। केवल दिग्विजय सिंह जी के बेटे कुछ प्लस में हुए हैं। अभी खबर आ रही है कि जबरदस्त हुए हैं। और तमाम सारे नेता जो पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, चाहे सज्जन वर्मा हो, गोविंद सिंह जी हो, केपी सिंह जी हो, लक्ष्मण सिंह जी हो, ये तमाम सारे ये बड़े बड़े लहर में जीत के आए थे, वो लोग सब चुनाव हारते दिख रहे हैं। तो ये 13 में जो बीजेपी की प्रचंड जीत थी उसमें भी ये लोग जीते। कांग्रेस के सामने ब्रजेश जी बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि अब होगा क्या। आप ये मान के चले कि इस चुनाव के बाद में ये नेता जो आपको दिख रहे हैं, दिग्विजय सिंह, जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये केवल 5-6 महीने और सक्रिय रहेंगे लोकसभा चुनाव तक। उसके बाद इन्हें भी अब विश्राम लेना होगा। उनकी उम्र इनके साथ में नहीं है। आप जानते हैं ये जो चुनाव हारे हुए नेता हैं, ये सारे नेता आप कोशिश करें कि हमें लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए, चाहे सज्जन वर्मा हो। लेकिन रविंद्र जी, एक चीज है कि ये क्या ओपीएस भी मध्य प्रदेश में चला नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम? क्योंकि आप देखिए, कर्मचारी बहुल भोपाल में दक्षिण पश्चिम में कांग्रेस की इतनी बड़ी हार है। और जो शायद कमलनाथ कहते थे कि कल के बाद परसों आएगा, कानून की चक्की है मेरी, बारीक पीसेगी, अधिकारियों को जो चेतावनी देते थे अधिकारी कर्मचारी, वो शायद उल्टी पड़ गई। निश्चित तौर पे ये सब चीजें नहीं करना था कि आप हमें लिस्टें भेजिए, कौन कौन अधिकारियों ने आपने काम नहीं किया है। एक बार उन्होंने कह दिया कि अखिलेश बखलेश कौन होता है, कल उन्होंने बोल दिया हमें निर्दलियों की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम सारे बयान कहीं ना कहीं उनको भारी पड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अधिकारी कर्मचारी बहुत समझदार है, उसको मालूम है कि हमें किधर जाना है। इस बार आपने देखा कि सब कहते रहे कि अधिकारी उधर गए हैं, लेकिन जब बैलेट पेपर खुले हैं और तमाम सारी चीजें, तो उस पर क्लियर हो गया है कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया है। और एक बात ब्रजेश जी, आप ये मान के चले कि एक 3-4 चीजें होती हैं जो पब्लिक को चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिल रही हैं, फिर उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक चुनाव लड़ने का था कि करप्शन नाथ और विश्व बंटाधार, ये कहीं ना कहीं लोगों को लगा ऐसा नहीं कि ये लोग आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पेट भरे हुए हैं, अब शायद उत्तर भ्रष्टाचार संतुष्ट था। और वो नया कोई नहीं, जो कमलनाथ जी खुद कह रहे थे अपने शब्दों में कि सुरक्षित हाथों में जनता मध्य प्रदेश का भविष्य देना चाहती, जो को लगा होगा कि बीजेपी के हाथ में ज्यादा सुरक्षित लगता है। जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देते हैं कि मध्य प्रदेश के मतदाता संतुष्ट थे, सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट थे, सरकार के विकास से संतुष्ट थे, और ये क्लियर दिख रहा है हमको। चलिए एक और खबर सुना देते हैं, आपको बता देते हैं। बेहर से आई है, कांग्रेस को थोड़ी राहत देने वाली है। बेहर विधानसभा से कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस प्रत्याशी संजय उइके जीते हैं। 800 वोटों से संजय ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी संजय उइके जीत गए हैं।
मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक मतों से भी जीत दर्ज हुई है और छोटी भी जीत दर्ज हुई है। 7 वोट से भी जीते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता हारे हैं 7 वोटों से, केपी सिंह, और 1 लाख से अधिक वोटों में जीतने वालों में शिवराज सिंह चौहान, रमेश मेंदोला भी शामिल हैं। परमिंदर जी, जहां जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ या आप पे नेतृत्व नहीं है, वहां पे विकल्प आम आदमी पार्टी बनती रही है। और रविंद्र जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बड़ा संकट काल है कांग्रेस के लिए। उसकी सेकंड लीडरशिप थी जो वो चुनाव में हार गई है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी तो ऐसा कुछ करते नहीं दिख रही, या उसके लिए स्पेस ही नहीं दिया मध्य प्रदेश की जनता ने। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो थी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज थी। कर्नाटक की विक्ट्री के बाद उनको लगा कि ये बहुत ही आसान जीत होगी उनके लिए, तो उन्होंने जो भी सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो यूपी से अपने अखिलेश जी हो या आम आदमी पार्टी हो, अगर इनके साथ सामंजस्य बैठाया होता तो आज थोड़े रिजल्ट्स अलग आते। तो ये मैं मानती हूँ कि ये जो जीत है, तो ताली एक हाथ से थोड़ी नहीं बजती। परमिंदर जी, आपने भी तो अपनी तरफ से पहल नहीं की ना। पहल अब सब कुछ दिखता नहीं है राजनीति में जी, कई चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ये विपक्ष की विफलता है उस पक्ष की सफलता से ज्यादा। और कांग्रेस और जो उनकी दिग्गज नेता जो जिस तरह जिन्होंने राजनीति की, और आखिरी पारी, मुझे कहते हैं कि आखिरी 10 ओवर में उन्होंने अब लोकसभा के चुनाव है तो इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात हो रही है। तो उसका अगर ये गठबंधन हो जाता लोकसभा में, तो क्या दिल्ली पंजाब में विधानसभा का चुनाव दोनों पार्टी मिलकर लड़ेंगे अगला? बिल्कुल ऐसी संभावना है, और दोनों पार्टी के लीडर्स कोई भी सैक्रिफाइस देने को तैयार है। तो आम आदमी पार्टी तो किया शेयर करेगी उनसे, उससे और भी ज्यादा एकजुट होगी इंडिया अलायंस। तो आपको लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में कोई पहल नहीं की कि आपकी ओर से? और ये गलती हुई कि जो रानी अग्रवाल थी, आपका सबसे बड़ा चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष, वो कुछ चुनाव मैदान में उतर के उलझ गई, तो बाकी जगह ध्यान नहीं दे पाई, या आपके राष्ट्रीय नेतृत्व में उतनी चिंता नहीं जताई यहाँ? क्योंकि आपने अभी नगरीय निकाय में अच्छा किया था, सिंगरौली में आप महापौर जीती रानी अग्रवाल, ग्वालियर में आपको 50,000 वोट मिले थे। या आपने उन्हीं चेहरों पर दाव लगाया जिन्हें दूसरे दलों ने खारिज कर दिया था, चाहे ममता मीणा हो चाहे अन्य हो। आपके पास अपने कोई ऐसे बेदाग चेहरे नहीं थे। देखिए, राजनीति में कई बार कुछ दांव पेच सही भी पड़ जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं। आज जो जीता वो सिकंदर, और जो हारा उसको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन से दांव उनको उल्टे पड़े और क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो रविंद्र जी, दांव तो उल्टे पड़े हैं कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी, जिस तरह से वो एक तरह से कॉन्फिडेंस जोन में चली गई थी कि जनता चुनाव लड़ रही है, नेता दिखे नहीं, या जो प्रियंका गांधी की छवि भी एक तरह से हम देखें मध्य प्रदेश में इंदिरा जी के रूप में पेश की गई, आदिवासियों से कनेक्ट करने की कोशिश की गई, वो कुछ सफल नहीं हुई। भारत जोड़ो यात्रा भी जिस रूट से निकली थी वहां भी वो सफलता नहीं मिली। 2 बड़े चेहरे थे कांग्रेस के, एक उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी किस तरह से मात मिली, मध्य प्रदेश में, और आप देखिए छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी दोनों ने बड़े प्रचार किए थे, कई दौरे किए थे। देखिए ब्रिजेश जी, 1 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में दिल्ली में बैठे हुए केंद्रीय नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो भी मैनेजमेंट किया है, उस मैनेजमेंट को कांग्रेस पढ़ नहीं पाई, समझ नहीं पाई। और जो जिस तरह की रणनीति केंद्रीय नेतृत्व की रही है, मैं आपको बता दूं, इस बार का जो चुनाव है, कोई माने न माने, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का चुनाव नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट का चुनाव था। आपने ग्वालियर में सुना होगा अमित शाह जी ने क्या कहा, उनने कहा पार्टी के रूठे हुए फूफाओं को मनाना छोड़ दीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो काम करिए आप। बड़ा सीधा संदेश था उन नेताओं के लिए जो चाहते थे कि पार्टी के अध्यक्ष हमारे घर हमको मनाने आए तब हम निकलेंगे। इस बार कार्यकर्ता यदि नहीं निकल रहा था तो उन्होंने कहा घर बैठे रहो, हमें दिक्कत नहीं है आपकी। इस बार जो कंपनियां थी वो काम कर रही थी, आपका पूरा सोशल मीडिया कंपनियों ने संभाला, आपका कैंपेन कंपनियों ने संभाला, जो प्राइवेट कंपनियां थी, आपके जो पर्ची बांटने का काम है वो किया गया। तो आप ये मान के कि इस बार का जो मैनेजमेंट था कांग्रेस ने भी किया। हाँ, निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट के सामने लेकिन एक अंतर था ना ब्रिजेश जी कि कैंपेन और मैनेजमेंट कंपनियों ने संभाला, संगठन को संगठन के हिसाब से चलाया, लेकिन कांग्रेस ने संगठन को कंपनी के हिसाब से चलाया। ये बेसिक अंतर है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आ रहा हूं रविंद्र जी मैं आपके पास, भांडेर से आ रही है। कांग्रेस के फूल सिंह जीत गए,
छतरपुर से बीजेपी की ललिता यादव चुनाव जीत गई हैं। देवरी से भाजपा के ब्रज बिहारी पटेरिया भी चुनाव जीत गए। ललिता यादव चुनाव जीत गई। ललिता यादव चुनाव जीत गई हैं। रविंद्र जी, इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं काटे, बल्कि जो पुराने चेहरे थे, चाहे ललिता यादव हो, उन पर भी दांव लगाया। ये रणनीति भी, वैसे भी कहा जाता है जो जीत जाता है उसकी सारी रणनीतियां एक तरह से सफल ही हैं, लेकिन जो हार जाता है उसमें कमियां ढूंढी जाती हैं। लेकिन तो आपने और दूसरा रविंद्र जी इसमें जोड़ रहा हूँ, जो फूल सिंह बरैया चुनाव जीत गया, क्योंकि आमतौर पर हमने नेताओं को देखा वो कहते हैं करते नहीं है, चाहे वो मिर्ची बाबा हो या हो कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। इन्होंने भी कहा था चुनाव हारूंगा तो मुंह काला कर लूंगा। वही मैं कहने वाला था। फूल सिंह बरैया के रूप में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा सिरदर्द मिल गया है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि फूल सिंह बरैया वो नेता हैं कि उनके किस बयान से पूरे देश में कांग्रेस के कितने वोट कटेंगे इनको कांग्रेसियों को भी अंदाज नहीं है। वो जिस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह की कांग्रेस तो उनको फायदे में देखती है ना, राज्यसभा में मैदान में उतारा आता है, जिस तरह के जातिगत जहर बोते हैं वो, मैं जातिगत जहर बोते हैं वो, दो समुदायों के बीच में वो झगड़ा कराने का वो शुरू से उनका ये रहा जो है। काम स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के लिए कर रहा है वो ये कांग्रेस के लिए करेंगे, कांग्रेस के लिए करेंगे। और देखना आप लोकसभा में कितना नुकसान पहुंचाएंगे यदि इन पर कंट्रोल नहीं किया गया। और दूसरी बात, क्या लगता है कि फूल सिंह बरैया एकमात्र ऐसे नेता हैं कांग्रेस में? नहीं, दूसरे हैं, इसके पहले एक और हैं, आप जानते हैं उनको। मैं ये कह रहा हूं कि फूल सिंह बरैया ने एक घोषणा की है कि यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 50 से 51 सीटें भी मिलेंगी तो वे राजभवन के सामने खड़े होकर अपना काला मुंह करेंगे। अब मैं वो वेट कर रहा हूं फूल सिंह बरैया के, वो कब भोपाल आएंगे और राजभवन के सामने खड़े होंगे और हम लोग देखेंगे कि अपने हाथों से काला मुंह करेंगे। देखिए, इस तरह की बातें राजनीति में करना ही कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है, बल्कि अपना पैर उठा के कुल्हाड़ी में मारने जैसा है। और ये जो दिग्विजय सिंह जी ले जरूर आए हैं बरैया जी को कांग्रेस में, लेकिन उनके बयानों को अब झेलना कांग्रेस के लिए आसान बात नहीं होगी। हम लगातार देख रहे थे, बहुजन समाज पार्टी की लाइन से वो आए, प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, और आपको पता है वो सिर पे एक वो बांधते हैं कपड़ा, और ये हमें ये बताया गया था कि दिग्विजय सिंह जी जब तक सीएम रहेंगे मैं ये पट्टी बांधे रहूंगा। जब दिग्विजय सिंह से झगड़ा था इनका, और अब वही दिग्विजय सिंह इनको कांग्रेस में लेकर आए हैं। उनके आप लगातार बयान देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कांग्रेस के भला के बजाय कांग्रेस को बहुत बड़े संकट में डालने वाले होंगे। तो मैं ये अभी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बरैया के रूप में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा सिरदर्द अब विधानसभा में मिल गया है। तो द्विवेदी जी, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव से कुछ नेता सबक लेंगे? बड़े बोले कई नेताओं को शिकस्त भी मिली है, सज्जन सिंह वर्मा भी उसमें शामिल हैं, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए शायद राजनेता इस तरह के बयान देते होंगे, और इस पर अब पार्टी को, खासकर संगठन को, विचारधारा के हिसाब से लगाम कसने की जरूरत है, और वो आगे देखने को मिलेगी। जी, एक और चीज भी है, मुझे लगता है जो रविंद्र जी जवाब देंगे बाकी से, कि कांग्रेस का जो पूरा कैंपेन ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आसपास था। 40 स्टार प्रचारकों में से केवल 22 ने प्रचार किया था, कुछ तो अपने क्षेत्र से नहीं निकले थे। तो लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो रविंद्र जी ने कहा था युवा नेतृत्व की बात की थी, आप याद कीजिए, दर्शकों को याद दिला दे, सबसे पहली सभा इस चुनावी कैंपेन की राहुल गांधी ने की थी काला पीपल में, बड़ी सभा थी। वो कहा गया था कि इस पूरे क्षेत्र में वो असर डालेगी, क्योंकि उसी क्षेत्र के आसपास से उनकी यात्रा निकाली थी। लेकिन जो पहला रिजल्ट आया है वो कुणाल चौधरी के हार के रूप में आया। उनको एक नए लड़के ने 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। तो राहुल गांधी की छवि मतलब जनता की नजर में बदली नहीं है। तो और ये वो रूट था जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, क्योंकि उसी के पास से वो आगर सुसनेर के रास्ते से राजस्थान के रास्ते में उस यात्रा में प्रवेश किया था। ठीक है जी, द्विवेदी जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और राजनीति जो शुचिता की राजनीति करनी चाहिए वो अब देखने को नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं आवेश में, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, वह ऐसे बयानबाजी कर देता है जो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं हानि साबित होती है। और निश्चित तौर पर ऐसे हमने इस चुनाव में कई ऐसे बयान देखे जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए हानिकारक हुए। जैसे सरकारी कर्मचारियों को लेकर के जो बयान हुए, अलग तरीके से जो बयान हुए पार्टी के राजनीतिक जो लोगों ने दिए, उसको कहीं ना कहीं लोगों ने देखा और जनता ने उसको समझा, और उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी उनके मन में ऐसी फील होने लगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जो ये चुनाव हुए तो उन्होंने अपने मताधिकार का गुप्त तरीके से उपयोग किया, और लहर ही समझ में नहीं आई किसकी तरफ लहर जाएगी, और जब परिणाम आए तो अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिले। जी चलिए, मालवा से भी एक बड़ी खबर आ रही है। इंदौर 1 से बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीत गए हैं। 50,000 से अधिक मतों से जीते हैं कैलाश विजयवर्गीय। जब उम्मीदवार बनाया था
कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, हेलीकॉप्टर से प्रचार करूंगा, 10-10 लोगों को जिताने की जिम्मेदारी लूंगा। मैंने तो ये सोच रखा था, लेकिन अब पार्टी ने निर्देश दिया है तो चुनाव लड़ूंगा। टफ फाइट थी, संजय शुक्ला से मुकाबला था। हालांकि संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय के मैदान में उतरते से ही एक तरह से हथियार डाल दिए थे। कहा था कि कैलाश जी ने 2 बेटों का राजनीतिक भविष्य चौपट कर दिया है, खुद आकाश का और उनका। लेकिन उनके भाई का बना दिया ब्रजेश जी उन्होंने, क्योंकि गोलू शुक्ला को इंदौर से 3 से टिकट दिया गया था, तो ये कहा जा रहा था कि कैलाश जी की सहमति है, और वो इसलिए क्योंकि वो संजय शुक्ला के चचेरे भाई हैं और चुनाव में अपने चचेरे भाई की मदद ना कर पाए और कैलाश जी को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए गोलू शुक्ला को इंदौर 3 से टिकट दिलाया गया था। और अपनी पूरी इंदौर 3 की टीम और जो उनके बेटे थे आकाश, उनको साथ लगा दिया गया ताकि मैसेज जाए कि हम जिताने के लिए लगे, लेकिन निगरानी हो जाए कि ये अपना ही प्रचार कर रहा है कि उनके खिलाफ कर रहा है। लेकिन किस्मत से आप देखिए वो भी चुनाव जीत गए। तो रविंद्र जी, वैसे भी कैलाश विजयवर्गीय को माना जाता है कि वो राजनीति जिस तरह से करते हैं, जिस तरह से जमावट करते हैं, वो सफल ही होते हैं। कहीं से भी चुनाव लड़ा दो। और उनके मैदान में उतरने से एक बड़ा संदेश भी गया था, उन्होंने कहा था कि बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, आसपास की सीटों पर भी असर पड़ा। देखिए ब्रजेश जी, कैलाश जी निश्चित तौर पर मालवा के बड़े नेता हैं और उन्होंने ये भी कहा है कई बार कि मुझे मालवा की आप किसी भी मध्य प्रदेश की किसी भी सीट पे लड़ा दो, मैं तैयार हूं। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि 2 दिन पहले कैलाश जी दिल्ली पहुंचे थे, अमित शाह से उनकी बंद कमरे में मुलाकात हुई है और कैलाश जी ने यह कहा है कि मैं केवल विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब पार्टी नेतृत्व ने उनको पहले भी कह रखा था, जब ये चुनाव की घोषणा हुई थी उसके पहले भी, कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है। लेकिन जिम्मेदारी है ना, राष्ट्रीय महासचिव क्यों कहते हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ब्रजेश जी, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़ी जिम्मेदारी हो सकता है कोई नया राज्य उनको प्रभाव मिल जाए। बड़ी जिम्मेदारी का हिसाब से भी कहा जाता है कि जनता उस हिसाब से समर्थन दे। लेकिन आप देखिए ब्रजेश जी, एक बड़ा संकट बीजेपी के सामने भी है और वो ये कि इतने दिग्गज चुनाव जीत के आ गए हैं, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनके अंडर में किन किन को मंत्री बनाया जाएगा। अब नरेंद्र सिंह जी आ गए हैं, कैलाश जी आ गए हैं, प्रहलाद जी आ गए हैं। तो ये संकट तो रविंद्र जी 2008 में भी था, ये सारे जब विधानसभा में थे प्रहलाद पटेल को छोड़ उस समय शिवराज जी नए थे। अब शिवराज जी 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, आप अंदाज लगाइए। रविंद्र जी क्यों बोल रहे हैं? उनके पास तो एक बकायदा बुजुर्गों के लिए है ना, जिस तरह से अडवाणी जी को सबको भेज दिया। लेकिन इसमें मार्गदर्शन मंडल, कोई मार्गदर्शन मंडल में नहीं जाएगा, बल्कि ये संभव है कि 5 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव हो फिर से इनका उपयोग किया जाए, ये संभव है। लेकिन मार्गदर्शन मंडल में जाने वाला मुझे दिखता नहीं है। नहीं, क्योंकि जो चले गए थे नागेंद्र सिंह गुड़ वगैरह, ये तो खुद चुनाव लड़ लिए, ये सब वापिस आए। तो ब्याज जी, एक संकट तो आप लोगों के सामने भी खड़ा हो गया है, सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। अब झगड़े होंगे कि सीएम कौन बनेगा। देखिए, संगठननिष्ठ पार्टी और हमारे संस्कार उस तरह के नहीं है जैसे दिग्विजय सिंह साहब और कमलनाथ जी आपस में सिर फुटबॉल करते हैं, अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी अपने भांजे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। और अभी आप देखिए ना, जीत हार तो बहुत दूर की बात है, कमलनाथ जी के पुत्र ने वहां से जिन जिन कैंडिडेट्स का नाम कांग्रेस के ऑथेंटिक होने के पहले ही घोषित कर दिए थे, उनको पार्टी को मजबूरन घोषित करना पड़ा। तो ये रीति और नीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और ये रीति और नीति से जो हमसे अलग थे वो तो चुनाव के पूर्व में जा चुके हैं ना। आपकी बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी है, हमारी और आपकी, तो वो जा चुके हैं। और अब जो लोग हैं वो रीति नीति के तहत जो संगठन तय करेगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जो कार्यकारी बोर्ड तय करेगा, उसको वो स्वीकारोक्ति के साथ में कार्य करेंगे आगे। और जैसा अभी बता रहे थे, मैं 2-3 चीजें बता देता हूं। कांग्रेस के युवराज या कहें महाराज का भी बयान आ गया है। सबसे बड़े नेता, 3 राज्यों के रुझान पर राहुल गांधी की पोस्ट आई है। एमपी छग और राजस्थान के जनादेश को स्वीकार कर लिया है राहुल गांधी ने। यह विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी, कह रहे हैं राहुल गांधी। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। प्रजालु तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए दिल से शुक्रिया। तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं रविंद्र जी। धन्यवाद तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान की जनता का ही बनता है, जिन्होंने उन्हें मतदान किया है। निश्चित तौर पर बनता है और देना भी चाहिए। कमलनाथ जी ने कहा भी है कि मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतना जरूर है, देखिए ब्रजेश जी, कि इन दोनों पार्टियों ने इस चुनाव के पहले संकल्प पत्र और अपना उनका संकल्प पत्र और एक और उनका बीजेपी वाला मैं भूल गया हूँ, तो मैनिफेस्टो जो लाए हैं उसके लिए यदि पूरा करना है तो मध्य प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ का चाहिए।
हर साल 5 साल में। यदि आप देखिए कितनी घोषणाएं इस बार हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसा पहली बार थोड़ी नहीं हो रहा है। कांग्रेस तो हारने के तमाम बाद घोषणा पत्र उठाकर देखेंगे तो अक्षरशः सबका पालन नहीं होता। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा किया था, आप पूरा नहीं लाडली हुआ। योजना बंद नहीं कर सकते, आप सिलेंडर आप 450 से ऊपर नहीं दे सकते। अब कुछ लेकिन चीजें आपको नहीं ऐसी लगता हैं, उसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया फंसा दिया जाएगा कि ये बार बता नहीं, उसकी दिया कि इसके संभावना भी बाद लोकसभा इनको चुनाव मिलेगा। का स्टार लगा दिया जाएगा, शर्तें लागू। हाँ बिल्कुल। जैसे नीले हरे पीले पन्ने ले आई थी ना कांग्रेस कर्ज माफी लेकिन में। जैसे मुझे ये बताइए, हम ये देख रहे थे कि पिछले 6 महीने में लाडली बहना योजना के 10 तारीख को पेमेंट करने के लिए 26 विभागों का बजट आप डाइवर्ट क्या करते थे। कल क्या करोगे आप? कल 10 तारीख आने वाली है, आज हम 3 तारीख को बात कर रहे हैं, आपकी शपथ होते होते 10 तारीख आएगी, फिर आपको चाहिए पैसा बांटने के लिए। आप किन किन विभागों का कब तक ये बजट की कटौती करोगे? ये आने वाले मुख्यमंत्री के लिए एक परेशानी का कारण तो बनेगा। चलिए ताजा हालात जान लेते हैं हाट सीटों के। मनोज जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। नेक्स्ट स्टूडियो में अनुपमा मौजूद हैं जो बताएंगे मध्य प्रदेश की हाट सीटों के बारे में। देखिए अब हमारे पास में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, इसकी 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर हॉट सीट कही जाती है मध्य प्रदेश की, और यहां पर कौन किसको पटखनी दे रहा है, कौन किसको करारी शिकस्त दे रहा है, इसकी जानकारी आज हम देने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर विधानसभा सीट की बात करें तो बुधनी विधानसभा सीट, जहां पर कांग्रेस की ओर से विक्रम बस्ताल और सीएम शिवराज सिंह चौहान, यहां पर अगर देख लिया जाए तो यहां पर नेता वर्सेस अभिनेता की लड़ाई थी, जिसमें नेता ने जीत हासिल कर ली है और अभिनेता को एक बड़ी पटखनी देते नजर आए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और ये भी स्पष्ट कर दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि नेता नेता होता है और अभिनेता अभिनेता होता है। अगली विधानसभा सीट की ओर रुख करते हैं। अगली विधानसभा सीट कौन सी है वो भी देख लेते हैं। इंदौर 4, यहां से कांग्रेस की ओर से राजा मंधावानी हारे हैं, और वहीं पर अगर बात कर ले बीजेपी की ओर से तो मालिनी गौड़ यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, यानी कि मालिनी गौड़ ने इंदौर विधानसभा सीट क्रमांक 4 से जीत हासिल कर ली है। अगली विधानसभा सीट की ओर रुख करते हैं। आखिर अगली विधानसभा सीट कौन सी है जिस पर कौन जीता है कौन हारा है वो आपको बता। काला पीपल, देखिए कुणाल चौधरी जो 2018 में विधानसभा चुनाव हारे थे और इस बार करारी शिकस्त उन्हें दी है, और वो शिकस्त दी है घनश्याम चंद्रवंशी ने जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हो, उन्होंने जीत यहां पर हासिल कर ली है, यानी कि काला पीपल से घनश्याम चंद्रवंशी ने जीत हासिल की है। अगली विधानसभा सीट का रुख कर लेते हैं। अगली विधानसभा सीट कौन सी ये देख लेते हैं। सोनकक्ष, सज्जन सिंह वर्मा यहां पर हारे हैं, कांग्रेस की ओर से है राजेश सोनकर जीत, यहां पर राजेश सोनकर ने जीत हासिल की है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगली विधानसभा सीट की ओर रुख कर लेते हैं। अगली विधानसभा सीट सांची है। देखिए डॉक्टर जीसी गौतम हारे हैं, और वहीं पर प्रभुराम चौधरी जो कि स्वास्थ्य मंत्री है वो उन्होंने जीत यहां पर हासिल कर ली है। अगली विधानसभा सीट कौन सी है इसकी ओर रुख कर लेते हैं। अगली विधानसभा सीट है निवास। देखिए चैन सिंह वरकड़े यहां पर जीते हैं, और फग्गन सिंह कुलस्ते, यानी कि फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री है, 3 केंद्रीय मंत्रियों पर दाव लगाया था जिसमें से एक केंद्रीय मंत्री हार गए हैं, वो है फग्गन सिंह कुलस्ते। अगली विधानसभा सीट का रुख कर लेते हैं। अगली विधानसभा सीट है नरसिंहपुर। देखिए लाखन सिंह पटेल यहां पर हारे हैं और प्रहलाद सिंह पटेल जीत गए हैं, यानी कि एक बार फिर से दिग्गजों पर दाव, आखिर दिग्गजों ने चुनाव जिता दिया है। अगली विधानसभा सीट का रुख कर लेते हैं। अगली विधानसभा सीट है रहली। देखिए यहां पर ज्योति पटेल हार गई है और गोपाल भार्गव यहां पर जीते हैं। देखिए गोपाल भार्गव गढ़ कहा जाता है रहली, और यहां पर देखा जाए तो लगातार 9 बार इन्होंने लगातार जीत हासिल की थी और एक बार फिर से वो जीत चुके हैं। अगली विधानसभा सीट है भोपाल उत्तर, जहां पर आतिफ अकील जीते हैं और आलोक शर्मा हारे हैं। देखिए आतिफ अकील जिनके सामने आमिर अकील मौजूद थे और निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें करारी शिकस्त दी है यहां पर, और एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना गढ़ यहां पर बना लिया है। अगली विधानसभा सीट का रुख कर लेते हैं। अगली विधानसभा सीट है इंदौर 1। देखिए सब पर इसकी नजरें टिकी हुई थी और इंदौर 1 से एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय ने जीत हासिल की और संजय शुक्ला एक बार फिर से हार गए। संजय शुक्ला 2018 में विधानसभा चुनाव जीते थे और कैलाश विजयवर्गीय महासचिव है जिन पर दाव इस बार बीजेपी ने लगाया था, और अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय अब तक कोई भी चुनाव नहीं हारे, और एक बार फिर से उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उनके सामने कोई भी दिग्गज नेता नहीं टिक पाएगा। जी ब्रजेश जी, तो ये थी मौजूदा स्थिति, कौन हारा कौन जीते हाट सीटों की। अब आपको बड़ी खबर भोपाल से सुना देते हैं। भोपाल की हुजूर और गोविंदपुरा विधानसभा सीट बीजेपी ने जीत ली है। हुजूर से रामेश्वर शर्मा 97,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। गोविंदपुरा से कृष्णा गौर 1 लाख से अधिक मतों से जीती हैं।
राजधानी की 2 सीट पर बीजेपी ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। दोनों सीटें बीजेपी का गढ़ कहलाती हैं। गोविंदपुरा से लगातार स्वर्गीय बाबूलाल गौर जीतते रहे हैं। अब उनकी बहू लगातार दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। रामेश्वर शर्मा भी हुजूर से लगातार जीतते आ रहे हैं। नरेश ज्ञानचंदानी को एक बार फिर उन्होंने हराया है। रविंद्र जी, हार जीत तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं बीजेपी का जीत का आंकड़ा बड़ा है, हार का कम है। इसके पीछे क्या वजह है? निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा अंडरकरेंट मुझे दिखता है और इन लोगों ने काम किया है। आप ये जो 4 सीटें देख रहे हो जो लगभग 1 लाख वोटों से जीते हैं, इनकी लोकप्रियता अपने क्षेत्र में है। आप शिवराज जी को देख लीजिए, शिवराज जी की जीत का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधनी में काम किया तो निश्चित तौर पर वहाँ कोई उनका विकल्प नहीं है। आप देखिए रमेश मेहंदोला, आप विधानसभा में उन्हें कभी प्रश्न करते नहीं देखोगे, कभी उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं लगाया है, कोई विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्या नहीं उठाई है, लेकिन मौके पर पहुंच के उन्होंने समस्याओं का समाधान किया है। दादा दयालु के नाम से वो इसलिए फेमस है कि आपके घर में कोई संकट है, किसी ने आपको सताया है, तो आप केवल एक फोन करिए, उनकी टीम पहुंचेगी या वो खुद आएंगे और आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। किसी गरीब के घर में शादी होगी तो लिफाफा पहुंच जाता है, बिल्कुल पहले से पहुंच जाएगा। किसी ने आपके पैसे दबा लिए हैं, कोई सता रहा है, तो दादा दयालु जो है मतलब बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनका काम बोलता है। आप रामेश्वर शर्मा को देखो, ये 6 लेन रोड जो है हुजूर की, जो 6 लेन ये अपने कोलार की, इस लैंड ने कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को एक नया जीवन देने की कोशिश की है। एक नया व्यवसाय होगा, पूरा नया शहर, तो कहीं ना कहीं जो काम किए हैं वो काम बोल रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता ने जिस तरह इन्होंने काम किए हैं, जनता ने उतना प्यार भी इनको लौटाया है। आप कृष्णा गौर के क्षेत्र में देखो कितना काम हुआ है, और कृष्णा गौर को बाबूलाल जी गौर का भी एक नाम है उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जितनी बड़ी जो जीत का लीड बड़ी होती जा रही है, उसका एकमात्र कारण है कि ये अपने क्षेत्र में 5 साल पूरे सक्रिय रहते हैं, जीतने के बाद क्षेत्र को छोड़। ठीक है रविंद्र जी, लौट रहा हूं आपके पास। और एक और बड़ी खबर आ गई है, लाहौर विधानसभा से कांग्रेस हार गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव हार गए। 12,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं गोविंद सिंह। पिछली बार कहा था मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार फिर मैदान में उतरे। अजय माने जाते थे लाहौर में, इस बार हार गए। रविंद्र जी, बड़े नेता हैं गोविंद सिंह, चुनाव हार गए, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। कहा गया था कि सिंधिया के जाने के बाद एक जो वैक्यूम हुआ है ग्वालियर चंबल में, कहीं ना कहीं उनकी नेता प्रतिपक्ष बनाने से भरपाई हो जाएगी, लेकिन खुद ही चुनाव हार गए। देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के चुनाव हारने के कारण कई हैं, और इस बार सबसे बड़ी बात है कि उम्मीद ये थी कि रसाल सिंह जी अच्छे वोट काटेंगे जी, लेकिन रसाल सिंह जी ने वहाँ बहुत अच्छा चुनाव लड़ा नहीं, गोविंद सिंह जी उसके प्रभावित हुए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि आने वाले 5 महीने 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव में डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस के मुरैना से कैंडिडेट होंगे। ये लगभग तय मान लेना, क्योंकि ये बिल्कुल विकल्प, मुरैना में उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं है। हाँ, कैंडिडेट नहीं है, इसलिए डॉक्टर गोविंद सिंह चाहे गोविंद सिंह हो, ये मैदान में ये वाली बात लक्ष्मण सिंह भी उतरेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने कहा था कि उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है। नेता कहते जरूर है कि मेरा अंतिम चुनाव है, ये तो उन्होंने 2013 में भी कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव। इस बार हो सकता है मतदाताओं का हर बार अंतिम कह के हमसे मतदान मत ले लेते हैं, इस बार इनको घर ही बिठा देते हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई थी भैया जी कि एक सब हर नेता अपनी जमावट करता है, इनकी भी अपनी जमावट थी, लेकिन वहाँ जो कलेक्टर है संजय श्रीवास्तव, उन्होंने पूरे दिन मतदान के दिन केवल उन्हीं क्षेत्र में अपना जमावड़ा कर लिया था। कलेक्टर स्वयं वहां रहे जहां उम्मीद थी कि इनके पक्ष में बहुत बड़ी संख्या में वोट डलने वाले हैं। किस तरह से नजरबंद करना पड़ा था सब लोगों को। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास रविंद्र जी, एक बड़ी खबर आ गई है, सागर की सुर्खी विधानसभा से बीजेपी जीत गई है। गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीत गए, 3624 वोट से जीते हैं गोविंद सिंह। बीच में कई बार पीछे हो गए थे, लेकिन आखिर में जीत दर्ज की। परिवहन मंत्री थे शिवराज सरकार में, सिंधिया के साथ बीजेपी में आए। जिस विभाग के मंत्री कमलनाथ सरकार में थे वही विभाग मिला था। तो व्यास जी, लड़ाई जारी रहेगी, विचारधारा की लड़ाई है, राहुल गांधी कह रहे हैं।
देखिए, उनके विचारधारा की तो लड़ाई है कि 3 प्रदेश में वो हार गए। आप बताइए, उनके विचारधारा की लड़ाई है कि उन्होंने प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के एक सशक्त प्रवक्ता को घर बिठा दिया। उनकी विचारधारा की लड़ाई है जो सनातन धर्म पे वे प्रहार करते हैं, लेकिन ऐसा लगता उनके है नेता प्रमोद प्रहार कृष्णन करते तो हैं। आपके लिए काम करते हैं वहां पे, जिस तरह दिग्विजय सिंह करते हैं। नहीं, प्रमोद कृष्णन जी का पुराना इतिहास देखिए आप। पूर्व में कांग्रेस के लिए निष्ठा के साथ कार्य कर रहे थे। सीडब्ल्यूसी की जो 30 लोगों की जो टीम बनी थी उसमें भी थे, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने हिंदुत्व के लिए 1-2 बयान दिए वो बाहर हो गए। तो राहुल गांधी जी का जो प्रतिरूप है, चेहरा है, और जो उनकी सोच है, वो निश्चित रूप से सनातन विरोधी पूरी प्रचलित हो चुकी है पूरे प्रदेशों में। और घमंडिया गठबंधन के जो बार बार प्रहार होते हैं सनातन धर्म पे, और इनकी तरफ से कोई उसका काउंटर नहीं होता ब्रजेश जी, और ये कह दिया जाता है कि वो तो उनके व्यक्तिगत ब्रजेश जी मत है। एक और दिलचस्प चीज़ है कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार माने जाते थे, और उनके बयान देख लीजिए आप। और आचार्य प्रमोद कृष्णन वो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आज भी कहे जाते हैं, और उनका आप विचारधारा के मामले पे उनके बयान देख लीजिए, दोनों बिल्कुल 360 डिग्री आपको उलट दिखाई देंगे। विचारधारा की एक और चीज वो चुनाव में जो प्रेषित करना चाहते थे, जहां से वो सबसे पहला जो अपना रिजल्ट आया था, उसी क्षेत्र में उन्होंने डिवाइड एंड रूल के तहत, उनको लगा था कि शायद डिवाइड एंड रूल के तहत वो पुनः समाज को बांटने का जो कार्य है वो करेंगे और पुनः सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है द्विवेदी जी, मध्य प्रदेश में तो सनातन की राह पर चल रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी सनातन की राह पर चल रहे थे बघेल सरकार। मध्य प्रदेश में किस तरह से कमलनाथ जी हनुमान भक्ति का राग लेकर चल रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तो हनुमान जी ने यह साथ नहीं दिया, कर्नाटक में दे गए साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जमीनी मुद्दों पर राजनीति के चुनाव होते हैं, और जब अनगढ़ बयान कोई दूसरे पार्टी के लोग देते हैं तो कहीं आरोप और प्रत्यारोप बनता है। यहाँ पर जो चुनाव था बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर लाडली बहना एक गेम चेंजर साबित हुई है। दूसरी बात, जो जनहित के मुद्दे थे जैसे सड़क, बिजली, पानी, इनको लेकर के जो कार्य हुए हैं मध्य प्रदेश में विगत कई वर्षों में, यह मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है मध्य प्रदेश का। और जिस प्रकार से नित नई योजनाएं जो मध्य प्रदेश में लगातार कुछ वर्षों से लगातार चल रही है, वह लगातार एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। दूसरी ओर, मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि कांग्रेस ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन उसको शायद वो जनता तक पहुंचा नहीं पाई, सही ढंग से बता नहीं पाई कि हम क्या करने वाले हैं और हम क्या करेंगे, और हम जो कर्ज मध्य प्रदेश पर चल रहा है उसको हम किस प्रकार से दूर करेंगे। ठीक है द्विवेदी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक और बड़ी खबर आ गई है, बालाघाट से आई है इस बार खबर। बीजेपी के गौरीशंकर बिसेन हार गए, एक और मंत्री को मिली शिकस्त। कांग्रेस के अनुभा मुंजारी ने बिसेन को हराया। बालाघाट में 4 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। गौरीशंकर बिसेन चुनाव हार गए हैं। जी द्विवेदी जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। तौर पे कहीं ना कहीं जो जनहित के मुद्दे थे, इनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा गांव-गांव, शहर-शहर में गई और अपने मुद्दों को लेकर के वह जनता के बीच गई, और उसने बताया कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का विकास हुआ है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का बीमारू राज्य का दर्जा था उसको आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करने में, जनता को बढ़ाने में उन्होंने अपनी जो योजनाएं थी वह सफल रहे हैं। और दूसरी ओर जो कांग्रेस थी और जो अन्य राजनीतिक दल थे जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, उन्होंने जनता के प्रति उतना विश्वास वे बता नहीं पाए, या वे कैसे वो जनता में वह योजना लागू कर पाएंगे, इसके लेकर कोई उनके पास पॉलिसीज नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसको लेकर के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रही, जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, और कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट जो था वो भारतीय जनता पार्टी का तगड़ा था। जी, तो मैनेजमेंट से जीती है बीजेपी, अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने से और लोगों तक पहुंचने से। शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें चूक कर गई, लोगों को समझा नहीं पाई, अपना संकल्प पत्र और अपनी गारंटियों पर लोगों का विश्वास नहीं जीत पाई, इस वजह से उसे इस तरह से हार का सामना करना पड़ा। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए अनादि टीवी।